आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रभावी संप्रेषण या इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो प्रभावी संप्रेषण से क्या तात्पर्य है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रभावी संप्रेषण वो संप्रेषण कहलाया जाएगा जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों तरफ से हो। अगर प्रेषक कोई सूचना भेज रहा है प्राप्तकर्ता के पास, तो प्राप्तकर्ता क्या है उसकी प्रतिपुष्टि या प्रत्युत्तर दे, तो वो कैसा कम्युनिकेशन कहलाएगा, आपका प्रभावी संप्रेषण क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो इसके बारे में क्या है संक्षेप में जान लेते हैं। तो संप्रेषण से तात्पर्य सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, लेकिन यह स्थानांतरण किस प्रकार का हो, इसकी सफलता के मापदंड क्या हैं, इसके प्रभावी स्वरूप का मूल्यांकन कैसे हो, इन सभी का विश्लेषण प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत किया जाता है। अतः प्रभावी संप्रेषण हेतु कुछ निर्धारित मानदंड निम्नवत हैं। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो स्थानांतरण है वो कैसे हो, क्या उनके मापदंड हो, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर रहे हैं वो प्रभावी है भी या नहीं। तो इसके लिए कुछ मापदंड बताए विद्वानों ने, तो उसको देख लेते हैं। तो संप्रेषित सूचना पूर्ण रूपेण होनी चाहिए, अर्थात अधूरी सूचना संप्रेषण का अर्थ का अनर्थ कर सकता है। या यहाँ पे ध्यान दें कि कोई भी सूचना है उसे स्पष्ट शब्दों में बताएं, आधी अधूरी कोई बात ना कहें, क्योंकि कभी आधी अधूरी जो बात होती है वो बात को बिगाड़ देती है। ठीक है, जो भी सूचना भेजी जाए वह बोधजन्य, यानी कि सूचना ऐसी भेजी जाए जिसका कोई महत्व हो। ठीक है, ताकि सूचना प्राप्त करने वाला सूचना को गहनता से समझ सके, उसके प्रत्येक पक्ष का गहन अध्ययन कर सके। संप्रेषण के समय तकनीकी संसाधनों की बहुलता के साथ साथ उनका सही अवस्था में रहना आवश्यक होता है। इसमें बात क्या कही गई है कि अगर आप अपने जो संदेश है वो किसी को भेजना चाहते हैं तो उसमें क्या है, अगर आप तकनीकी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या है आपको उसका प्रयोग उचित रूप से करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें वो बात कही गई है। अन्यथा प्रेषक किस सूचना को प्रेषित कर रहा है और प्राप्तकर्ता उस सूचना को किस प्रकार सुन रहा है, या वह सुन रहा है भी या नहीं, ये सारी बातें महत्व रखती हैं। देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि जो प्रेषक है वो क्या सूचनाएं भेज रहा है, सेंडर जो क्या है सूचनाएं भेज रहा है, लेकिन जिसके पास भेज रहा है क्या वो आपकी पूरी सूचना सुनना है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि आपको तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है, प्लस जो दूसरा व्यक्ति है वो किस बात की मैं अपना ही रुचि रखता है तो उससे उसी प्रकार की बात की जाए। जैसे कोई अगर पढ़ने वाला बच्चा है, अगर आप उसे बेफिजूल की बातें करोगे तो उसे पसंद नहीं आएंगी, है ना। तो अगर वो आप कुछ बात भी कह रहे हो तो वो सुनेगा नहीं, या सुन के वो अनसुना कर देगा। तो हमें बातें क्या है, जो हम अपने भाव हैं विचार हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे बात को सामने वाला समझेगा भी या नहीं। तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा अगर सामने वाला आपकी विचारधारा का मिल जाता है। अगर वहीं आपकी विचारधारा अलग है और सामने वाले की विचारधारा बिल्कुल अलग है तो कम्युनिकेट आप कर ही नहीं पाओगे। वहाँ या तो तर्क वितर्क होने की संभावना है या फिर अनसुना हो जाएगी आपकी बात, दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। संप्रेषण के समय भाव भंगिमा बहुत महत्व रखती है, अर्थात सुखद सूचनाएं गलत भाव भंगिमा के कारण असफल हो जाती हैं, जबकि दुखद सूचनाएं भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करती हैं। अब देखिए इसमें एक उदाहरण लें, जैसे किसी के यहाँ शादी हो, ठीक है, अगर आप खुशी के माहौल में लड़ाई झगड़ा करोगे और कुछ ऐसे टोंट वाली बातें बोलोगे तो सबका मूड ऑफ होगा। तो क्या ये आपके व्यक्तित्व के अनुकूल आप व्यवहार कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। अगर वहीं ऐसी घड़ी में जहाँ किसी की मृत्यु हुई है, वहाँ पर क्या है आप जाके हंसी मजाक करो किसी से, तो क्या वो उचित होगा? नहीं होगा। तो देखिए संप्रेषण में क्या है, समय की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, किस समय पे हमें कैसा संप्रेषण करना है। घर में हम रहते हैं तो उस समय हम कैसे बातें करते हैं अपने परिवारजनों से, लेकिन जब हम बाहर होते हैं टीचर्स के साथ होते हैं तो हम उस समय कैसी बात करते हैं, तो वो भी इसमें क्या है महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन? समय। समय के साथ क्या है आपकी भाव भंगिमा, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कह रही है ना। तो ये भी क्या है आपके कम्युनिकेशन में अहम भूमिका रखता है। ठीक है, अतः वेशभूषा बातचीत एवं व्यवहार का तरीका
सूचना संप्रेषण के समय सूचना से सामंजस्य स्थापित करने वाले होने चाहिए। यानी कि आपकी भाव भंगिमा के साथ साथ आपकी जो वेशभूषा है, आपका जो व्यवहार है, आपकी बात करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन में अहम भूमिका निभाती हैं। संप्रेषण का अत्यधिक उपयोग कक्षा अध्ययन के दौरान देखने को मिलता है, बिल्कुल, क्योंकि संप्रेषण शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य सफल अधिगम को बढ़ावा देता है। अब देखिए, अगर कोई शिक्षक है वो बच्चों को ज्ञान दे रहा है तो वो किसके माध्यम से देगा, अपनी बातचीत जब करेगा तो वो कम्युनिकेशन ही तो है। तो संप्रेषण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है, तो वो बात इसमें कही गई है। तो देखिए, सफल कब बनेगा, अगर जो टीचर है वो अच्छी तरह से बातों को कम्युनिकेट कर पा रहा है बच्चों के साथ, अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है ढंग से, तो बच्चे क्या है उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो उसका पढ़ाना क्या है, सार्थक होगा, क्योंकि बच्चे क्या है समझ रहे हैं। वहीं क्या है, अगर शिक्षक थोड़ा डरे या झिझके, है ना, और कम्युनिकेट ढंग से ना कर पाए, हालांकि ज्ञान बहुत है शिक्षक में, पर वो बच्चों से क्या है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ना, तो इसमें क्या है, वो जो पढ़ा भी रहा है बच्चों को वो समझ में नहीं आएगा, तो क्या उसका जो शिक्षण कार्य वो सार्थक हो जाएगा, नहीं होगा। तो वही बात कही गई है कि प्रभावी जो संप्रेषण होता है उसमें देखिए, जो सेंडर होता है, जो प्रेषक होता है, उसके बात कहने का लहजा, तरीका, पर्सनैलिटी, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जो मैसेज है उस पर प्रभाव डालता है। जब आप ढंग से अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हो दूसरे को, तो जो समझने वाला, सुनने वाला है, तो वो उसका क्या अर्थ निकालेगा। कभी कभी आपने देखा है होगा कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने पढ़ाई ज़्यादा तो नहीं की है, पर अगर वो समाज में बात करें कुछ भी, तो वही उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि उनमें क्या है, संप्रेषण की शक्ति है, यानी कम्युनिकेशन वो अच्छे से कर लेते हैं, अपनी बात का प्रभाव छोड़ते हैं दूसरों पर, तो दूसरे भी उनकी बात समझता है। ठीक है, और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें क्या है, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान होता है, बताते ज़्यादा है, भले आता उन्हें कुछ भी ना हो, अपना किसी को समझते नहीं है। तो वो बात है कि जो व्यक्ति, अगर साधारण व्यक्ति भी अच्छे से कम्युनिकेट करेगा तो उसकी बात जो उच्च पदाधिकारी है वो भी सुनेगा, पर शर्त क्या है, आपको कम्युनिकेशन करना अच्छे से आना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से बोले। ठीक है, तो प्रभावी संप्रेषण क्या है, प्रभावी संप्रेषण का तात्पर्य ये है कि कम्युनिकेशन को किस प्रकार प्रभावी बनाया जाए और कैसे जो कम्युनिकेशन है वो अपना प्रभाव दोनों पक्षों पर छोड़े। जैसे प्रेषक ने संदेश भेजा, उसने अपने विचारों को प्रदान किया, दूसरे ने ग्रहण किया, अब दूसरे ने उसकी बात का क्या अर्थ निकाला, ये भी मायने रखता है, ये भी चीज़ है ना। फिर उसने उसकी क्या प्रतिपुष्टि दी। अगर जो सेंडर है उसने जो बात बोली और वही बात सेम टू सेम प्राप्तकर्ता ने समझी तो संप्रेषण अच्छे से होगा। कभी कभी क्या होता है, जब आधी अधूरी कोई बात बताई जाती है, चलिए आधी अधूरी भी नहीं बताई, कभी कभी क्या होता है, हम बताना तो बात बिल्कुल सही रहे हैं, उसे बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, पर हमारे शब्दों का चयन गलत होता है, तो इसका क्या होता है, गलत अर्थ निकल जाता है, तो हमें उत्तर भी क्या है उसी प्रकार मिलता है। तो प्रभावी जो संप्रेषण है, इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है, उसमें क्या है, आप संप्रेषण को कैसे प्रभावी बना सकते हो, तो उसके अंतर्गत आपकी भाव भंगिमा, आपकी वेशभूषा, आपके बोलने का तरीका, ठीक है, और आपके का जो व्यक्तित्व है, वो सभी क्या महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि प्रभावी संप्रेषण तात्पर्य क्या है, जब दोनों तरफ से क्या आदान प्रदान हो, किसका, विचारों का। ठीक है, और इसके लिए मापदंड क्या तैयार किए गए हैं कि जो संदेश भेजा जाए वो सरल और स्पष्ट शब्दों में भेजा जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, जो व्यक्ति जैसा उससे वैसे ही कम्युनिकेट करना है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने वाला है, तो अगर उससे पढ़ाई लिखाई की आप बात करोगे ना, तो बहुत अच्छे से वो आपको और नॉलेज दे देगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बात करो जो अनपढ़ है, अगर आप उसे पढ़ाई की कोई बात बताओ तो पहले तो समझ भी नहीं आएंगी, वो अपना ही रामायण गाने लगेगा, वो अपना ही आलाप गाएगा, आता जाता कुछ नहीं है, दूसरी की बात सुनी उसने कह दी तो वो अपना ज्ञान देगा। तो वो बात कही गई है, प्रभावी संप्रेषण होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, और संप्रेषण को मापने के लिए जो मापदंड तैयार किए जाते हैं, तो उन मापदंडों के आधार पर क्या है, हम जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसको मापते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ क्या है आपको संक्षेप में समझ में आया होगा। चलते हैं
अब देखते हैं प्रभावी संप्रेषण के प्रकार। अब देखिए, जिस प्रकार कम्युनिकेशन के मैंने आपको प्रकार बताए थे, औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है, उसी प्रकार क्या है प्रभावी संप्रेषण के भी क्या है अपने प्रकार होते हैं। तो इनके बारे में क्या है हम संक्षेप में जान लेते हैं। तो वस्तुतः प्रभावी संप्रेषण वाचिक एवं अवाचिक रूप में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कक्ष अध्ययन में भी यह प्रभावी होता है। इनका वर्णन निम्नवत है। अब देखिए वाचिक संप्रेषण क्या है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, और दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको, अवाचिक। तो इसे अवाचिक को क्या कहते हैं, गैरवाचिक या अशाब्दिक संप्रेषण। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें संकेतों के माध्यम से सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक। ये कहलाएगा हमारा अशाब्दिक संप्रेषण या गैरवाचिक संप्रेषण या अवाचिक संप्रेषण। वाचिक क्या होता है, वाचिक संप्रेषण के अंतर्गत हम अपनी सूचनाओं को, हम अपने विचारों को लिखकर, बोलकर, संकेतों के माध्यम से पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा हो गया वाचिक। इसमें लिखित और मौखिक संप्रेषण जो होता है उसका ज़्यादा महत्व होता है। तो अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वाचिक संप्रेषण क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। कि मानव की सबसे बड़ी विशेषता उसकी वाचिक या शाब्दिक भाषा है। इसलिए प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जबकि अन्य प्राणी केवल ध्वनि एवं संकेत पर निर्भर होते हैं। यानी कि अपने जो विचार हैं उनको बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाना, ये किसके अंतर्गत आएंगे, आपके वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगे, वाचिक, ठीक है, याद रखेंगे। इस संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषक अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति लिखित भाषा के रूप में या शब्दों के रूप में बोलकर करता है। अब देखिए वाचिक शाब्दिक जो आपका कम्युनिकेशन है, तो वाचिक से तात्पर्य क्या है, बोलना। वाचिक से तात्पर्य क्या है, बोलना, ठीक है। तो इसमें क्या है, वाचिक से तात्पर्य आपका बोलकर या मौखिक रूप से शाब्दिक यानी कि लिखकर, ठीक है। तो उसके माध्यम से जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो वाचिक संप्रेषण कहलाता है। अब देखिए इसके दो भाग हैं, जैसे मैंने अभी इसमें बताया। पहला आएगा मौखिक संप्रेषण, दूसरा आपका आएगा लिखित संप्रेषण। तो देखिए मौखिक संप्रेषण क्या है, जिस संप्रेषण में बोलकर क्रिया की जाती है उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी संदेश को बोलकर उच्चारित करना अथवा जो संदेश बिना लिखे हुए पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। इसमें दो पक्ष, प्रेषक और प्राप्तकर्ता होते हैं। देखिए मौखिक संप्रेषण में क्या होता है, इसमें आमने सामने व्यक्ति होता है। ये अपने हम आम जीवन में भी देखते हैं, जब हम किसी से कोई बात करते हैं, जैसे मम्मी पापा से हम बात कर रहे हैं तो फेस टू फेस बात कर रहे हैं। मम्मी हमारी बात सुन रही है, पापा हमारी बात सुन रहे हैं और हम उनकी बात सुन रहे हैं। तो देखिए क्या है, मौखिक कम्युनिकेशन ही तो कहलाएगा ये। तो इस संप्रेषण के द्वारा मानवीय संबंधों की स्थापना होती है। ध्यान रखें, जितना आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जितना आप दूसरों की बातों को समझ पाएंगे, अपनी बातों को समझा पाएंगे, उतना प्रभाव उन पर अधिक पड़ेगा। अगर आप अपनी ऐंठ में ही रहेंगे, ऐंठ से तात्पर्य क्या है, घमंड में या गुस्से में बात करेंगे, तो आप कितनी भी अच्छी बात करें, चाहे अपने भाई बहनों को या अपने बच्चों को या मम्मी पापा कोई भी बात बताए, अगर थोड़े भी आप गुस्से में बात कहेंगे तो उनके दिमाग में नहीं आएगी। वहीं क्या अगर नरमी से आप बात बताएं, ठीक है, तो बात कई हद तक उनकी समझ में आ सकती है। तो इसमें क्या है, ये मानवीय संबंधों को मजबूत करने का क्या है, एक माध्यम है। अब देखिए इसमें क्या है, मौखिक संप्रेषण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। पहले तो परिवार से मौखिक संप्रेषण होता है, फिर समाज में, सार्वजनिक जगह जो है, प्रत्येक क्षेत्र में, आपका कोई सा भी क्षेत्र हो, मनुष्य है तो बोलेगा तो जरूर। तो कोई सा भी क्षेत्र हो, आप घर में भी बोलोगे, बाहर भी बोलोगे, दोस्तों से भी बोलोगे, तो जो आपका मौखिक संप्रेषण है वो हर जगह होता है, ठीक। तो इसमें उदाहरण भी दिए हैं, जैसे सार्वजनिक स्थान हो गया, संगठन हो गया, संगोष्ठी हो गई, घर हो गया, ऑफिस हो गए, शिक्षण संस्थान हो गए, आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई मीटिंग चल रही वो हो गई। इनमें कम्युनिकेशन क्या है, मौखिक कम्युनिकेशन क्या है, ओरल कम्युनिकेशन क्या है, इसमें क्या है, आप बोलकर अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं मौखिक संप्रेषण के। तो इसके अंतर्गत आपका प्रत्यक्ष यानी कि आमने सामने वार्तालाप, जैसे मैंने आपको बताया, जब कोई सभा हो रही हो तो उसमें क्या बोल गई तो आप कम्युनिकेट करोगे लोगों को। सम्मेलन,
भाषण यानी कि लेक्चर के माध्यम से, तो बोल ही तो रहे हैं इसमें। टेलीफोन पर वार्तालाप, जैसे फ़ोन पर बात करना। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, किसी का हमें इंटरव्यू लेना है तो हमसे क्वेश्चन पुट अप ही तो कर रहे हैं, पूछ ही तो रहे हैं, फिर वो हमारा क्या है, उन क्वेश्चन को सुनकर क्या है वो आंसर दे रहे हैं। ठीक। रेडियो प्रसारण, ये ऑडियो बेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही तो है, इसमें बोलकर ही तो चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। सामूहिक संवाद या विचार गोष्ठी यानी कि सेमिनार। तो ये आपके हो गए मौखिक संप्रेषण के उदाहरण। अब देखिए मौखिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला कारक है ध्वनि की प्रबलता। अब देखिए संप्रेषण के दौरान शिक्षक की ध्वनि की प्रबलता उसकी ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। कौन सी सूचना किस प्रबलता में दी जाए यह शिक्षक की ध्वनि को आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया से संप्रेषण सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूपों में होता है। जैसे कक्षा में हो रहे शोर को कम करने के लिए शिक्षक की ध्वनि का डेसिबल अधिक होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि मौखिक संप्रेषण को प्रभावित करने में सबसे पहला कारक है ध्वनि की प्रबलता। आप जब किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप शांति से सहज लहजे में बात कर रहे हो तो देखिए आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चलेगा, सामने वाले की रुचि भी जागेगी आपसे बात करने की। अब आप क्या तेज आवाज में बात कर रहे हैं, भले ही आपका क्या है किसी को नीचा दिखाना तात्पर्य नहीं है, पर क्या होता है कभी कभी हमारी तेज आवाज निकल जाती है ना, लोगों को ये लगता है कि हमें डांट रहे हैं या हमें सुना रहे हैं। तो इसमें हमें क्या है अपने बोलने पे कंट्रोल करना चाहिए, हमारी ध्वनि क्या है उसे कम निकालनी चाहिए, है ना। अगर उदाहरण लें कक्षा का, अगर क्लास में शोर हो रहा है, अब टीचर यूं ही कह रहा है बच्चों शांत हो जाओ नॉर्मल वॉइस में, तो क्या कोई शांत होगा? कोई शांत नहीं, उल्टा वो और उधम मचाएंगे। तो इसमें क्या है शिक्षक की ड्यूटी ये बनती है कि अपना प्रभुत्व बनाने के लिए वो कम्युनिकेशन ऐसा करे कि बच्चे उसकी बात को सुने। अगर क्लास में शोर हो रहा है तो वो तेज आवाज़ का प्रयोग करें, ठीक। अब वहीं पर अगर क्लास में शांति है और आप चीख चीख के पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे खुद ही परेशान हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो मौखिक संप्रेषण है उसे क्या है ध्वनि की जो प्रबलता है वो भी क्या है इफेक्ट करती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला देखें वाक्य प्रवाह। तो इसके अंतर्गत शिक्षक कक्षा में यदि अधिक प्रवाह से कोई सूचना दे रहा है तो एक तरफ श्रोताओं के मध्य उनका संप्रेषण सही नहीं होगा, दूसरी तरफ संप्रेषण का उद्देश्य प्रभावित होगा। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, जैसे हमें कोई सूचना किसी को पहुंचानी है, ठीक है, तो देखिए स्वभाव होता है किसी का, कोई टीचर ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे आपको चीज़ें बताएंगे, ठीक है, शांति से चीज़ें बताएंगे, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो जल्दबाजी में रहते हैं, वो क्या सूचना दे जाते हैं क्या सूचना नहीं दे जाते हैं बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। तो वाक्य प्रबलता से तात्पर्य क्या है, आप वाक्य को सहजता से बोलें, आप जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट बच्चों को समझ में आए, यानी कि आपकी जो प्रबलता है वाक्य की जो प्रवाह है वो धीमा हो, इतना भी धीमा ना हो कि आप इतना धीमा बोल रहे हैं कि बच्चे आपके बोलने का इंतजार कर रहे हैं कि सर आगे के शब्द कब आएंगे, नहीं, मीडियम बोलना है ना, तो आपको तेज जल्दी जल्दी भागना है कि ये सूचना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, नहीं, धीमे धीमे बताइए कि ये आपको सूचना मिली विद्यालय की तरफ से, इतने दिन का अवकाश है आपका और इस दिन क्या आपके कॉलेज खुलेंगे, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें आपको वाक्य प्रवाह का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि आपको किस प्रकार से बातें करनी है। तो ये भी क्या है आपके जो मौखिक कम्युनिकेशन है उसे प्रभावित करता है, ठीक है। स्पष्ट उच्चारण, बिल्कुल जब तक हम कोई बात सही उच्चारण से कहेंगे नहीं, सब सही शब्दों में बोलेंगे ही नहीं, तो क्या सामने वाले हमारे शब्दों को समझ लेगा? जब वो हमारे शब्दों को ही नहीं समझेगा तो क्या हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है? वो उसका उत्तर का अनुत्तर देगा, वो समझ में ही नहीं आ रही चीज़ें। तो ऐसा बोलें कि सामने वाले को क्या है आप जो बोल रहे हैं वो शब्द अच्छे से सुनाई दें उन्हें, ठीक है। धीमे से उच्चारण करें और शब्दों का क्या स्पष्ट होना आवश्यक है इसमें। अब देखिए मौखिक संप्रेषण के क्या लाभ हैं तो उसके बारे में चर्चा कर लें। पहला बिंदु आता है मौखिक संप्रेषण सहज व त्रुटि रहित होता है, संप्रेषण के दौरान होने वाली गलतियां कम होती हैं। इसमें क्या होता है, मौखिक संप्रेषण क्या होता है, हम आमने सामने होकर बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कोई भी त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है ना, और कम समय में इसको किया जा सकता है, कम संसाधन
बोलना ही तो है हमें मुंह से। तो वही दूसरा बिंदु बोला गया कि सूचना प्रसारण में कम समय लगता है और संसाधनों पर व्यय की बचत होती है। जैसे जो लिखित संप्रेषण होता है उसमें क्या आपको कॉपी भी चाहिए, पेन भी चाहिए, है ना, लेकिन क्या मौखिक संप्रेषण में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगला बिंदु देखें, इसमें कई लोग एक साथ संप्रेषित किया जाना आसान है। अब देखिए जैसे क्या होता है, आपको कोई सूचना पहुंचानी है, ठीक, तो आप क्या है बोलकर वो सब लोगों को बता सकते हैं। जैसे टीचर होता है वो क्लास में आएंगे, अब कम से कम 50-55 बच्चे बैठे हैं क्लास में, अब वो एक एक को तो बताएंगे नहीं। तो मौखिक संप्रेषण से क्या है, आप आएंगे और आप उनको बच्चों को सूचना देंगे कि आपको ये कार्य करके लाना है। तो इससे क्या है सभी बच्चों के पास क्या है आपकी सूचना पहुंच गई। तो इसमें ये फायदा है कि इसमें क्या है अपनी बात को कई लोगों के मध्य पहुंचाया जा सकता है। अगला देखें तो तकनीकी संसाधनों के अभाव की वजह से गोपनीयता बनी रहती है। इसमें बात क्या कही गई है कि देखिए आज का जो वर्तमान समय है वो कंप्यूटर पर आधारित है, ठीक है, इंटरनेट बहुत ही प्रचलन में है। अब बिना सोशल मीडिया के या बिना नेट के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। हम भी आपको बिना इंटरनेट के नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गोपनीय रखा जाता है, लेकिन वहीं अगर किसी हम तकनीकी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं और वो वहाँ से मैसेज लीक हो जाए तो उससे क्या है आपकी बात तो सेफ नहीं रह पाती, वो एक व्यक्ति के पास ना जाकर सब जगह फैल जाती है। और ये स्कैम आपने देखे भी होंगे, है ना। तो इसलिए क्या है जो इसमें गोपनीयता है वो कम हो जाती है, किसमें, आपके लिखित संप्रेषण में, ठीक है। लेकिन जो आपका मौखिक संप्रेषण है, जब आप सामने से ही बात कर रहे हो, कोई तकनीकी संसाधन का उपयोग ही नहीं कर रहे हो, तो गोपनीयता कहाँ जाएगी आपकी, कहीं नहीं जा रही। तो इसलिए आपकी बात आपके पास ही रहती है। ये याद रखेंगे, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ बिना तकनीकी संसाधनों के। अब ये नहीं कहने लगना कि मैम ऐसे तकनीकी संसाधन में तो हमारा स्मार्टफोन भी आता है। मैं बिना जो तकनीकी संसाधनों के अभाव में जो मौखिक संप्रेषण होता है, जैसे हम घर में मम्मी पापा से बातें करते हैं, भाई बहन से बात करते हैं, है ना, तो वो बात मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अगला बिंदु देखें कि तुरंत फीडबैक मिलने की वजह से यह संप्रेषण आगे कार्यवाही हेतु लाभकारी होता है। बिल्कुल, इसमें क्या है आप अपनी बात बता रहे हो, दूसरे वाला क्या आपको उत्तर दे रहा है, तो फीडबैक भी आपको जल्दी मिलता है, आपको इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। अगला बिंदु देखें, इसमें बातचीत संप्रेषण के साथ साथ हाव भाव व भावभंगिमा के माध्यम से भी संप्रेषण होता है। बिल्कुल होता है, जब आप आमने सामने बात करोगे, अगर आपको कोई मनोरंजन वाली बात की जा रही है, आपको हंसी आ गई, ठीक है, अगर कुछ दुखद बात है तो आपका एकदम जो चेहरा होगा वो सैड जैसा हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या आपके चेहरे के भाव भंगिमा भी क्या है आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं हम। अब देखिए मौखिक संप्रेषण की कमियां क्या हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लें कि मौखिक संप्रेषण स्थायी नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि संप्रेषण के दौरान किसी भी तकनीकी संसाधन का प्रयोग नहीं होता, साथ ही पेन और पेपर भी साक्ष्य के लिए उपयोग में नहीं किए जाते। देखिए यहाँ पे बात क्या कही जा रही है कि आपके पास जब कोई लिखित प्रमाण ही नहीं होगा तो आप कैसे साबित कर सकते हो कि मैंने इनसे कल ये बात कही थी, और क्या पता वो भी इंसान मुकर जाए। ये होता है, आपने कोई बात कही है, सामने वाला कहता है कब कही, हमसे तो नहीं कही। ये आपके दैनिक जीवन में भी देखने को मिलता है, नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है, तकनीकी संसाधन कोई प्रयोग हो ही नहीं रहा है, तो आप उसे बता दें कि नहीं यहाँ पर ये बात हुई, कि नहीं बिल्कुल ही नहीं हुई। अगर आप लिखित में कोई बात हो रही है तो क्या आपके पास साक्ष्य होगा। तो सबसे बड़ी कमी ये होती है कि आपकी जो मौखिक संप्रेषण है वो स्थायी नहीं होता, वो अस्थायी होता है, ठीक। दूसरा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौखिक संप्रेषण सफल नहीं माना जाता, क्योंकि कई बार संप्रेषण के दौरान द्विभाषित के माध्यम से किए गए अनुवाद अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसके अतिरिक्त संप्रेषण में गोपनीयता भंग होती है। देखिए इसमें क्या कही गई है, जब अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स होती हैं, हालांकि द्विभाषी वहाँ पे रहते हैं, दोनों देश के अपने अपने रहते हैं, लेकिन जो भी उसमें संधियां होंगी उसमें लिखित प्रमाण होना आवश्यक है, वरना क्या है आपकी वो संधि उचित नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए क्या है लिखित संप्रेषण का महत्व अधिक ज़्यादा है,
किसमें, आर्थिक संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। यहाँ तक कि हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, हम मुंह से तो नहीं कह देते ना कि हमने तुम्हें घर बेचा है, तुमने इसने हमें रुपए दिए हैं, ये तो नहीं होता ना। आपको क्या है, प्रॉपर कागज दिखाने पड़ेंगे कि हाँ ये घर मेरा है, मैंने इसे रुपए दिए। अगर आपके पास वो कागजात नहीं है तो ऐसे तो कोई भी आप पे कब्जा कर लेगा। तो वो बात कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या फिर कहें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी वाली जगह पर, हर जगह में क्या है, आपके लिखित संप्रेषण का होना आवश्यक है। और देखिए ये तो दूर की बात है, हम क्लासेस में ही देख लें, जब तक हमारे पास मार्कशीट लिखित रूप में नहीं होगी तब तक कोई हमें अप्लाई करने देगा किसी एग्जाम में, नहीं करने देगा। कैसे मानेगा कि आपने ग्रेजुएशन की है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आपने नेट क्वालिफाई किया है, कोई नहीं मानेगा। तो देखिए मान्यता लिखित संप्रेषण की है, पर बोलचाल की भाषा में मौखिक संप्रेषण का प्रयोग ज्यादा होता है। तो सबसे बड़ी कमी है कि इसकी मान्यता कम है। ठीक है, अगला देखें तो मौखिक संप्रेषण बृहत क्षेत्र में नहीं किया जाता क्योंकि इसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं होता। अब इसमें क्या कहा गया है, जो मौखिक संप्रेषण होता है इसमें क्या प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं होता, यानी तकनीकी का प्रयोग नहीं होता। इसलिए क्या है, अपनी बात को हम क्या है दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें तकनीकी का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये सारी कमियां हैं। अब चलते हैं अपने लिखित संप्रेषण की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब कोई प्रेषक अपनी सूचना को लिखकर प्राप्तकर्ता के पास भेजता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लिखित संप्रेषण कहलाता है या फिर अमौखिक संप्रेषण कहलाता है। ऐसे संदेशों के लिए जिन्हें स्थायी और भविष्य के संदर्भ के रूप में रखना हो, लिखित संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। देखिए इसका एक उद्देश्य क्या है, जो लिखित संप्रेषण होता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संबंध हैं, आर्थिक क्षेत्र में जितने भी कार्य हैं, या आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, कोई सा भी क्षेत्र हो, तो उसमें क्या है, लिखित संप्रेषण का बहुत ही मान्यता प्रदान की जाती है। क्यों की जाती है, जैसे आपने कोई जमीन खरीदी, ठीक है, अगर आपके पास कागजात हैं तो आपकी वो जमीन हमेशा आपके पास ही रहेगी। बाई चांस अगर उस पर कोई बात बनती बिगड़ती है तो ये तो मांगा जाता है कि प्रूफ दिखाइए कि ये जमीन आपकी है। तो प्रूफ कैसे दिखाएंगे, जब वो हमारे पास कागजात होंगे तभी तो हमारा प्रूफ होगा हमारे पास। अब हमारे पास है नहीं है, हम तो ये कहेंगे कि हमने इनसे खरीदी थी और हमने इन्हें रुपए दिए थे, तो कोई विश्वास कर लेगा, नहीं करेगा। ये फ्रॉड क्या है, आजकल बहुत चल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखित संप्रेषण की मान्यता अधिक है। लिखित संप्रेषण में शब्दों की स्पष्टता एवं वाक्यों में पूर्णता का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को उक्त संदेश समझ में आ सके। देखिए इसमें भी क्या है, इस शब्दों की स्पष्टता, चाहे आपका मौखिक संप्रेषण हो या लिखित संप्रेषण हो, दोनों में शब्दों की स्पष्टता और वाक्य की पूर्णता का होना आवश्यक है। ठीक, लिखित संप्रेषण के अभाव में किसी व्यापार का संचालन संभव नहीं है। यही बात, चाहे व्यापार हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, लिखित संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संप्रेषण के माध्यम से संदेशों के लिए रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है। लिखित संप्रेषण के लिए किसी भाषा, कूट, संकेत आदि का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, जैसे हमने कोई कागजात बनवाए, प्रॉपर्टी के कागज बनवाए हैं, या तो हमारी वो इंग्लिश में लिखे हुए होंगे भाषा में, या क्या हिंदी में। ठीक है, तो वो बात यहाँ कही है। तो इसमें कौन कौन से इसके उदाहरण हैं लिखित संप्रेषण के, पत्र हो गया, समाचार पत्र, ईमेल, सूचना, प्रश्नावली, चित्र, चार्ट, फैक्स आदि क्या है, आपके लिखित संप्रेषण है। अब देखिए लिखित संप्रेषण से क्या लाभ है, उनके बारे में चर्चा कर लें। तो लिखित संप्रेषण में लिखित संसाधनों में संपादन एवं संशोधन के कारण त्रुटि की संभावना कम रहती है। यानी कि जो लिखित संप्रेषण होता है उसमें क्या त्रुटि की संभावना कम रहती है। अगला बिंदु देखें, लिखित संप्रेषण साक्ष्य के तौर पर कई जगह सुरक्षित रख लिए जाते हैं। बिल्कुल, भविष्य की दृष्टि से या और वर्तमान में भी ये बहुत ही उपयोगी हैं। जब आपके पास अपना लिखित रिकॉर्ड होगा तो आप अपनी बात को प्रूफ कर पाएंगे। ठीक, अगला बिंदु देखें, इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच वर्तमान संप्रेषण नहीं होता, इसलिए दोनों का एक साथ रहना आवश्यक नहीं है। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि ऐसा होता है ना, जैसे हमें अपने मैसेज को पहुंचाना है, ठीक है, तो या तो हम ईमेल करेंगे तो जरूरी नहीं दोनों आमने सामने ही हो, है ना, कि दोनों आमने सामने हो भाई, तभी लिख करके हमने लिख दिया, सामने वाले ने पढ़ लिया, फिर उसने हमें कागज लौटा दिया, पर हमने फिर दोबारा लिख दिया, फिर उसने लिख दिया, ये कुछ नहीं होता। अगर वो दूसरी जगह भी है, ठीक है, तो वो क्या है, अपने संदेश को लिख के आराम से दूसरे तक पहुंचा सकता है। इसमें क्या सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे क्या मौखिक संप्रेषण में पड़ती है। तो ये फायदा है। अगला बिंदु देखें, कई सरकारी विभागों में लिखित संप्रेषण को
अधिकृत माना जाता है, अतः ऐसे विभागों के लिए लिखित संप्रेषण कारगर साबित होता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बात बताई कि वैल्यू आज लिखित संप्रेषण की है। जब आपके पास लिखित में साक्ष्य होगा तभी आप कोई भी कार्य कर सकते हो। चाहे आप एग्जाम देने जाओ तो सबसे पहले क्या मांगे, आप अपनी मार्कशीट दिखाइए। आप मुंह से कह दें नहीं सर मैंने तो 2010 में इतने में मैंने हाई स्कूल की थी सर, इतने में मैंने अपनी इंटर की थी, तो कोई मान जाएगा? जब आपके पास मार्कशीट ही नहीं है तो कोई नहीं मानेगा। तो वो बात इसमें कही गई है। ठीक इसी प्रकार जब ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आता है नहीं आता है, तो उसमें क्या है, लिखित साक्ष्य के द्वारा ही क्या आप अपनी बात को प्रूफ कर पाते हैं। तो ये बात इसमें कही गई है। कोई सा भी क्षेत्र हो आपके पास लिखित साक्ष्य का होना आवश्यक है। अब देखिए लिखित संप्रेषण की कमियां क्या होती हैं, इनके बारे में भी जान लें संक्षेप में। तो सबसे पहले जो कमी बताई है कि तकनीकी संसाधनों की प्रचुरता की वजह से लिखित संसाधन विश्वसनीय नहीं रह गया। कई बार एडिट करने वाले सॉफ्टवेयर की सहायता से सूचना में परिवर्तन संभव हो जाता है, और ये हो भी रहा है। काफ़ी ऐसे सारे हार्डवेयर आ चुके हैं या करें सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो क्या है आपके मैसेज को अलग रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो आपकी सूचना वो गोपनीय नहीं रह पाती, पहली कमी। दूसरी कि लिखित संप्रेषण से प्राप्तकर्ता तथ्यों को अलग अलग व्याख्या के माध्यम से प्रभावित होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेषक ने जो लिखित संप्रेषण किया उसकी व्याख्या प्राप्तकर्ता द्वारा अलग तरीके से की गई है। बिल्कुल इसमें क्या बात कही है, कभी क्या है हम कोई मैसेज लिख रहे हैं, ठीक है, हमारा उद्देश्य कुछ और है और सामने वाला अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर कुछ और समझे, तभी तो कहा जाता है कि लिखकर ही, जैसे जब शादी वगैरह होती है तो ये कहते हैं कार्ड तो जा रहा है पर क्या है फ़ोन से और बताना पड़ता है ताकि उन्हें ये ना लगे कि औपचारिकता निभाई। तो इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं जो सेंडर जो बात भेज रहा है प्राप्तकर्ता उसको ही उस अर्थ में ही उसकी व्याख्या करे। इसमें क्या है गलतफहमी भी पैदा होने के पूरे चांसेस रहते हैं और होती भी हैं। अगर सामने वाला समझदार तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सामने वाला समझदार नहीं है तो ये गलतफहमी होना जाहिर सी बात है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, लिखित संप्रेषण में मौखिक संप्रेषण से अधिक समय लगता है। बिल्कुल, जब हम पेन कॉपी निकालेंगे फिर उन्हें लिखेंगे टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक, अगला आएगा आपका मौखिक संप्रेषण की तुलना में लिखित संप्रेषण में संसाधनों टाइपराइटर, टाइपिस्ट, बिजली, पंखा, कमरा आदि की अधिक आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है, आपको कागज़ भी चाहिए, आपको पेन भी चाहिए, आप अगर आप टाइप करा तो टाइपराइटर भी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ बिजली भी चाहिए आपको। तो इसमें क्या संसाधन ज़्यादा लगते हैं, लेकिन फिर भी लिखित संप्रेषण की क्या है अपनी अहम भूमिका है। वर्तमान में लिखित साक्ष्य ही क्या है अपना महत्व रखे हुए हैं, ये बात हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या है हमने क्या जाना, जो हमारा प्रभावी संप्रेषण है उसके बारे में क्या है संक्षेप में जाना, प्लस इसके साथ क्या है हमने इनके जो प्रकार है उनके बारे में जाना। तो आज हमने क्या कराया आपको, इसमें वाचिक संप्रेषण के प्रकार कराए हैं। ठीक है, अगली क्लास जो हमारी आएगी वो क्या है अवाचिक संप्रेषण की या अशाब्दिक संप्रेषण के विषय पर आएगी। तो आज की क्लास में क्या है इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।